हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था आपका 10th क्लास में जो साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके हमने कुछ लेक्चर्स भी डिस्कस किए थे जिसमें हमने बात की थी आपका केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उसके काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद में हमने बात की थी आपका स्टार्ट कर दिया था कि आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने 2 टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिए थे। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, उनके जो लिंक्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, वरना आप मेरी जाके यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। सब लोगों ने पढ़ रखा और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, क्योंकि ये आपका एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आ रखे हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसमें हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। ओके, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो आपको हीट प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट तो बनाती है लेकिन साथ में हीट भी प्रोड्यूस करती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिर से सुन लिए भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसे कहेंगे। यहां पर आपके पास डेफिनेशन क्या दे रखी है, देखो, द केमिकल रिएक्शन इन विच विच आर प्रोसीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो आपका हीट एनर्जी के इवोल्यूशन के साथ होती है, मतलब जिसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस केमिकल रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सिंपल सी सरल भाषा में, रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ में अगर आपका हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी हो गई भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अच्छा जी सर, अब एग्जांपल बता दीजिए सर। देखो, अपने आसपास आप बहुत सारी चीजें देखते हो जिसमें बर्निंग प्रोसेस होता है, या आप किसी चीज का कंबंसन करते हो, तो उन सब के अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई उसमें तो आपका हीट प्रोड्यूस होती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जितने भी कंबंसन प्रोसेस होते हैं उन सब में आपका क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपकी एक बात दिमाग में क्लियर हो गई। लेकिन हमें यहां पे एग्जाम्पल पूछा गया एग्जाम में, तो वहां पे एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। अब आप तो कहोगे सर हम तो अपने घर के आसपास लकड़ी जलाते हैं, उसमें भी आपका कंबंसन होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो भाई आप लकड़ी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स लेना है, वो एग्जांपल्स आपके जो एग्जांपल्स होंगे वो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है। देखो, इसने कहा है कि ऑल कंबंसन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जितनी भी कंबंसन रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि हम किसी चीज को जलाएंगे तो हीट ही प्रोड्यूस होगी ना। अच्छा जी, मान लेते हैं कि ये जो कार्बन है, इसको अपन कार्बन मैंने यहाँ पे किस फॉर्म में लिया है, कोल की फॉर्म में लिया है भाई, ठीक है। इसको जब मैंने आपका बर्न किया तो ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। भाई कोयले को जलाओगे तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तभी तो वो जलेगा ना। और साथ में क्या बन रही है, आपकी CO2 बन रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में आपका क्या बन रही है भाई, हीट बन रही है। तो जब हीट बन रही है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। सिंपल से बच्चों वाला एग्जांपल है, आप आराम से याद रख सकते हो, इनमें तो कुछ है ही नहीं। आपको बस एक बार ढंग से लेक्चर देख लेना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और ये रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए अपन बात करते हैं कि भाई CH4 क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CH4। अब CH4 कहते किसे सर, हमें तो ये भी नहीं पता। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। CH4 का नाम होता है मीथेन। ये मीथेन गैस है जो एक ऐसी है नेचुरल गैस का कंपोनेंट है, ठीक है। आपने ये CNG वगैरह देखे होंगे तो उसमें यही होता है, आपका जो मेन कंपोनेंट कौन होता है, मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH4 होता है। अच्छा जी, जब आप इसको जलाओगे तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा O2 के साथ। भाई हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज को जलाएंगे तो वो किसके साथ रिएक्शन करती है, वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ। तो भाई यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो जब इसको जलाओगे तो याद रखना क्या बन रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। लेकिन सर हमें साथ साथ में हीट भी मिल रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। बात क्लियर है यहां तक, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये जो सेकंड वाला एग्जांपल जो मैंने दिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ एग्जांपल है, ठीक है।
तो याद रखना मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। अगर सीधा सीधा ये भी आ सकता है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की केमिकल रिएक्शन लिखो तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि भाई आप लोगों ने ये पढ़ लिया है। तो जो हमने पढ़ लिया है वो हम भूलेंगे नहीं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे एक बार वापस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे अपन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें अपन बात कर रहे हैं डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। भाई आप क्या करते हो कि भाई आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल जो किसका बना हुआ वेजिटेबल मटेरियल, मतलब आपके घर में से जो किचन में से जो आपका वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, जिसमें आपका जो भी फ्रूट से रिलेटेड या वेजिटेबल से रिलेटेड जो भी कचरा है उसको अपन कंपोस्ट करते हैं, उसको अपन किसी गड्ढे में डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है। तो कंपोस्ट भी एक तरह बनने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें क्या होती है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका वो भी रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये भी एग्जाम्पल पूछने लायक है और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जहां पे ये प्रोसेस होगा ना वहां पे आप जाके देखना, वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, मतलब वहां का टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कौन सा है आपका, रेस्पिरेशन इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिलीज। ये कह रहा है कि भाई जो आपके पास रेस्पिरेशन होता है ना वो भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर क्या बात कर रहे हो, हम जो सांस लेते हैं उसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? हाँ भाई, अपन जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। भाई आप एक बात सोचो ना, आप जब खाना खाते हो तो खाना खाने से क्या होता है, सीधी एनर्जी मिल जाती है क्या डायरेक्टली? नहीं जी, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में पहुंचता है ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटता है आपका किसके अंदर, CO2 में और H2 में। तो उससे क्या होता है, साथ में एनर्जी बनती है। तो मैं आपको इस प्रोसेस को थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे। वैसे ये जो टॉपिक है ना, ये रेस्पिरेशन वाला, ये अपन लाइफ प्रोसेस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बात करने वाले, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। अच्छा जी, तो ये तो हमें पता चल गया कि सर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन सर बता भी दो कैसे होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। मैं साथ में एक क्वेश्चन भी लेके आया हूं जिससे क्या हो जाए, आपका साथ में ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए और ये बुक में ये क्वेश्चन आया वो भी दोनों चीजें साथ में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आपको इसके बारे में बताता हूं कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती कैसे। देखो सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो जी, हमने तो बात कर ली। बिकॉज एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से क्या होता है भाई आपका ये एक्सोथर्मिक है। चलो ठीक है सर, हमने मान लिया आपकी बात। देखो होता क्या है, अपन जितने भी अपन फूड सब्सटेंस लेते हैं, जैसे मान लो कि आप अपने घर में पोटैटो ले रहे हो, राइस ले रहे हो या ब्रेड्स वगैरह, मतलब जो चपाती वगैरह ले रहे हो, तो उन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट अपन फूड की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, खाने की फॉर्म में ले रहे हो अपन। ये हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होकर क्या किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। आपने खाना खाया, खाने में क्या था भाई, खाने में था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट हुआ और उसने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन दी सेल्स। जो ये ग्लूकोज बना है ना बॉडी के अंदर, ये जाके किसके साथ कंबाइंड होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा सेल्स के अंदर, एंड प्रोवाइड एनर्जी, जिससे क्या बनता है भाई, एनर्जी बनती है। तो भाई आप लोगों ने सुना होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वो ये जो रिएक्शन हो रही है ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने वाली रिएक्शन, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल्स के अंदर। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन। और इस पूरी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज टूटकर आपका क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ। एंड देन इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, सो इट इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में आपका एनर्जी भी बन रही है, इसलिए हमने इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे ये जो C6H12O6 है, ये किसका फॉर्मूला है सर, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां से आ गई भाई, भाई आप जब रेस्पिरेशन करते हो तो अंदर कौन सी गैस इंटेक्ट करते हो, आप ऑक्सीजन करते हो। तो भाई ऑक्सीजन ही अंदर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन जाके किसके साथ रिएक्शन करेगी, ग्लूकोज के साथ करेगी। तो सर ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके इसको ये ब्रेक करेगी और क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। क्या बना लिया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया।
साथ में क्या बन गया वाटर और साथ में क्या बन गई हीट। ये जो हीट बनती है ये एक तरह से एनर्जी है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और यही एनर्जी हमारी बॉडी के जो जितने भी फंक्शंस होते हैं ना उनको करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में बनती है, जो हीट बन रही है ना ये हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में बनती है। ये मैं आपको रेस्पिरेशन जब पढ़ाऊंगा ना उसमें उस टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एटीपी क्या होती है। मैं यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में जो एनर्जी यूज होती है वो इस फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा इसके बारे में क्योंकि ये रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है वहां पे बात करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ जिससे आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाए। फिर आप नहीं कहोगे सर हमें तो चैप्टर के पीछे वाले हमसे क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे, तो मैं आपको साथ साथ में वो भी चीज करवा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है वो कौन सी आ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन आ रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की जस्ट ऑपोजिट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या कह रहे थे कि सर उसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, मतलब क्या हो रहा है कि द केमिकल रिएक्शन विच आर प्रोसीड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है आपका हीट एनर्जी का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। ये सिंपल सी बात है, डेफिनेशन में तो आपको कोई दिक्कत होनी ही चाहिए, ठीक है। और यहां पर आपको सिर्फ जो ध्यान रखना है वो एग्जांपल्स ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जांपल अगर आपके दिमाग में तो आप सब कुछ कर सकते हो भाई। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो आप शुरुआत से लेक्चर देख रहे हो तो आपको सारे एग्जांपल्स आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल जो फर्स्ट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहां पे ये होता है कि ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस किसके साथ रिएक्शन कर रही है भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। मैं यहां पे इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। यस, ये ऑक्सीजन जो गैस है ये किसके साथ रिएक्शन कर रही है, नाइट्रोजन के साथ। अब यहां पर क्या होता है कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इतने सीधे इंसान नहीं है, वो आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, उनको लालच देना पड़ेगा। लालच किसका दे रहे हैं, हीट का दे रहे हैं कि भाई ये लो तुम हीट ले लो, एनर्जी ले लो, अब तुम रिएक्शन करो। तो रिएक्शन करते ही इन्होंने क्या बना लिया, NO बना लिया, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, हीट देनी पड़ी, मतलब इस रिएक्शन में हीट का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो भाई हीट का एब्जॉर्प्शन हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी होगी भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि सर यहां पर आपका हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हीट के बिना तो ये काम ही नहीं कर रहे, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो यहां पर हीट देनी पड़ रही है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए रिएक्शन कैसी है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो जिस चैम्बर में कराओगे ना वो चैम्बर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या कर लिया, आसपास के जो भी एटमॉस्फेयर था ना वहां से हीट एब्जॉर्ब कर लिए। तो ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको याद होगा मैंने आपको डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे थे, अपन हीट कर रहे थे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको अगर आप हीट देते हो तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन, ओके, इसको क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज हो रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ रहा है, हीट देनी पड़ रही है। तो यहां पे भी हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब ये भी किसका एग्जांपल हो गया, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो कहने का मतलब दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर जितने भी अपने थर्मल डीकंपोजिशन वाली रिएक्शन पड़ी है सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर रही थी, तो इसका मतलब वो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ जी, जहां पर भी हीट एब्जॉर्ब हुई है और वो रिएक्शन प्रोसीड हुई है आगे, तो वहां पे वो कौन सी रिएक्शन हो गई, वो भी एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स हैं। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे जहां पर भी हीट एब्जॉर्ब हुई है और आपके आगे प्रोडक्ट बना है तो वो रिएक्शन भी किसके एग्जांपल्स में आ जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स में आ जाएगी। बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, यहां पे एक चीज और पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या करना है भाई, सिंपल सी एक एक डेफिनेशन लिखनी है दोनों की,
ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल लिखना है। इतना तो काम आप लोग खुद कर सकते हो। एग्जाम में आपका तरीका बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यू शुड राइट द डेफिनेशन एंड वन एग्जाम्पल बोथ ऑफ इट। क्लियर है बात यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है एक आपका जो क्वेश्चन था, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताना चाहता था लेकिन वहां पे रह गया था, तो मैं यहां पे बता रहा हूं। तो यहां पे एक क्वेश्चन वो आपका जो बुक का है वो मैं बता रहा हूं क्या है कि व्हाई आर द डीकंपोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कह रहा है भाई कि आपका जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट होती है। क्यों होती है ऐसा? एंड राइट द इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। और क्या करना है? इक्वेशंस भी लिखनी है। तो चलो ठीक है भाई, आप एक खुद ही बात सोचो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें आके जुड़ती है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो सब्सटेंस होता है वो आपका अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही हो गए ना भाई। कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़ रही है और डीकंपोजिशन में चीजें अलग हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, देखो एग्जाम इसके आंसर में, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। बात सही है भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, जबकि वेयर एज इन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन वन सब्सटेंस डीकंपोजेस इनटू टू और मोर सब्सटेंस। और डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। सो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, इसलिए एक दूसरे क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको क्या बताऊं, ये एग्जांपल तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोगों को पता होगा जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देख रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हाइड्रोजन गैस है, ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे ही हम इसको हीट देते हैं तो हीट देने पर ये क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर वाली रिएक्शन में दो चीजें मिलकर एक सिंगल चीज बन रही है, इसका मतलब एक इसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। नीचे वाले एग्जांपल में देखो कैल्शियम कार्बोनेट था, वो टूट गया हीट की वजह से और उसने दो नए सब्सटेंस बना लिए, इसका मतलब एक इसका एग्जांपल हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो ये जो आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से रिलेटेड जितना भी पोर्शन था मैंने आपको कवर करवा दिया है, बहुत अच्छे से कवर करवा दिया है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस लेक्चर को ध्यान से देखना है और आपको साथ साथ में क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने। क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत से ही कह रहा हूं कि नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चीजें इससे अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये जो लेक्चर है अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनके साथ भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।